नमस्कार दोस्तों, CMICS के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं अमित आज़ाद करंट अफेयर के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ओके, तो बिना वक्त गवाएं हम स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश और इसके साथ ही राष्ट्रीय और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को हमने इसमें समाहित किया है। तो पहली खबर है मध्य प्रदेश की उपलब्धियों को प्रवासी भारतीयों तक पहुंचाएंगे। देखिए क्या है, 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं और महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और उसी के कारण जो है भारत में इसे मनाया जा रहा है। 2003 से लगातार हम इसे मना रहे हैं। पहली बार 2003 में इसे मनाया गया था और उसके बाद अभी मनाया जा रहा है, तब से लगातार है और लगभग 16 प्रवासी भारतीय दिवस हम मना चुके हैं। और इस बार पहली बार इसमें खास खबर के तौर पे यदि हम देखें तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा, यानी कि 9 जनवरी 2023 को ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया जाएगा। क्या खास बातें हो सकती हैं इसको लेकर के? प्रीलिम्स को लेकर के तो फैक्ट यही है, मेंस को लेकर के क्या खास बात है? मेंस को लेकर के कुछ खास बातें ये हो सकती हैं कि इसका क्या उद्देश्य हो सकता है या इसे हम कहां डाल सकते हैं। तो दरअसल इससे मध्य प्रदेश को एक नई पहचान मिलेगी, अब संरचना के नए साधन आएंगे, निवेश में बेहतर बढ़ोतरी हो सकती है और उससे भी बड़ी बात यह है कि प्रवासी जो है वो मध्य प्रदेश में आकर के मध्य प्रदेश की संस्कृति को बेहतर तरीके से जान सकते हैं और उसके अलावा मध्य प्रदेश राजनीतिक तौर पर भी सशक्त होने की उम्मीदें हैं। तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूं कि इससे तमाम सारी खबरों से ये एक सिर्फ फैक्चुअल बात है, तो बाकी की कुछ खास बात है नहीं। हाँ, एक और खास बात है कि इसको लेकर के भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एक MOU भी साइन हुआ है। MOU बोले तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए अगली खबर है कि जो है पेगासस के बारे में है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक खास टिप्पणी की है। देखिए, मेलवेयर फाउंड इन 5 फोन, नो प्रूफ इट्स पेगासस। देखिए क्या हुआ है कि कुछ लोगों ने भारत सरकार के मामले में ये बात कही है कि भारत सरकार जो है वो हमारे कुछ स्पेशल फ़ोन पर, हमारी कुछ स्पेशल जानकारी पर नज़र रख रही है। इसका मतलब है कि राइट टू प्राइवेसी का कुछ लोगों का हनन किया जा रहा है। पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनके मोबाइल की कुछ खास जानकारी, जिसमें वह किनसे बात करते हैं, उनके पास क्या वीडियो है, उनके पास क्या डेटा है, वह किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे बात नहीं कर रहे हैं, किस प्रकार की चीज़ों या किस प्रकार के डेटा को सुरक्षित करके रखे हुए हैं, इन सब की नज़र भारत सरकार के द्वारा रखी जा रही है। ऐसा आरोप लगाया गया भारत सरकार के द्वारा और भारत सरकार पर, और इसके बाद उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में ऐसा केस तलब किया। बाद में इस पर सुनवाई हुई और एक पैनल बैठा इस पे और उस पैनल ने रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के बारे में जो है इस बार जो है द हिंदू ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। देखिए क्या कहा है कि 29 फ़ोन देखे गए हैं, 29 फ़ोन में 5 फ़ोन ऐसे हैं जिनमें मेलवेयर देखा गया है। अब सवाल यह है कि हर 29 में से 5 फ़ोन में मेलवेयर देखा गया है, लेकिन क्या वो स्पाईवेयर है, इस बात पे कोई प्रूफ नहीं है। अब क्या मतलब है स्पाईवेयर का, क्या मतलब है जो है मेलवेयर का, तो इसे अभी अपन देखते हैं। फिलहाल क्या कहा है इस रिपोर्ट में, थोड़ा सा उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले तो आप समझिए कि स्पाईवेयर क्या होता है और पहले तो आप यही समझिए कि ये जो पेगासस है ये क्या है। पेगासस एक इजरायली स्पाईवेयर है जिसका अर्थ होता है ये उड़ता हुआ घोड़ा। अगर आप देखोगे पेगासस के बारे में तो इससे आप यहाँ समझने की कोशिश करोगे। दरअसल क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए कि जब आप मालवेयर शब्द यूज़ करते हैं, मेलवेयर है ना, मालवेयर, तो दरअसल ये क्या होते हैं मेलवेयर, ये खास और हानि पहुंचाने वाले कुछ सॉफ्टवेयर हैं। इन मेलवेयर में कई प्रकार के सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा, जैसे की लॉकर होता है, एडवेयर होता है। की लॉकर आपने सुना होगा, एडवेयर आपने सुना होगा, जो कि एड के माध्यम से करता है, की लॉकर होता है। ठीक है, इसके अलावा ये जैसे अभी अपन ने बात की, ये स्पाईवेयर हो गया एक। तो ये जो स्पाईवेयर है ये मेलवेयर का क्या है, ये मेलवेयर का एक टाइप है, मालवेयर का एक प्रकार है। और ये जो स्पाईवेयर हो गया, अब ये क्या खास बात है इसमें, ये देखिए थोड़ा सा, देखिए कैसे काम कर रहा था स्पाईवेयर के मामले में। तो इसमें बताया गया है व्हाट पेगासस स्पाईवेयर कैन डू। देखिए इसमें ये होता है कि मोबाइल पर क्या होता है, कोई SMS आता है, मोबाइल पर कोई SMS आता है, कोई व्हाट्सअप मैसेज आता है या डायरेक्ट कोई मैसेज आता है, टेक्स्ट आता है, या फिर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई लिंक आ सकती है आपके पास। अब होता क्या है कि इनमें से कुछ भी अगर आप इंस्टॉल करते हैं आप अपने मोबाइल में,
तो तुरंत आपके मोबाइल की सारी जानकारी बोले तो क्या, जानकारी बोले तो ये, यानी कि आपके सारे एसएमएस अब वो पढ़ सकते हैं। यदि आपने उस लिंक पर क्लिक किया, उस लिंक में क्या, फिर से एक बार देख लीजिए, देखिए आपके पास कोई एसएमएस आ सकता है, कोई व्हाट्सएप मैसेज आ सकता है, कोई टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, या फिर कोई लिंक आ सकती है। अगर इनमें से किसी भी चीज़ पर यदि आप जाते हैं और क्लिक करते हैं तो हो सकता है आपके एसएमएस सारे पढ़ लिए जाएं, आपके सारे ईमेल की जानकारी पहुंच जाए जिन्होंने आपको स्पाईवेयर भेजा है, या फिर आपके सारे फोटो, आपके सारे वीडियो, आपके सारे जो है कॉन्टैक्ट हैं, आपके रिकॉर्ड कॉल हैं। ना इसको लेकर के बहुत हंगामा हुआ था। कुछ लोगों का कहना था कि हमारे कॉल रिकॉर्ड जो है भारत सरकार तक पहुंच रहे हैं, उसका कारण है कि भारत सरकार पेगासस से जो है उनकी निगरानी कर रही है। इसके अलावा उनकी व्हाट्सएप चैट हो गए, उनके जो है कैलेंडर हो गए, और तमाम सारे माइक्रोफोन। हाँ, ये देखिए, ये माइक्रोफोन एक्टिविटी, इसके बारे में भी बहुत चर्चा चली थी। जैसे मान के चलिए कोई मंत्री है या कोई अधिकारी है, यदि वो किसी से मीटिंग कर रहा है तो मीटिंग में क्या बोल रहा है या किस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं, इससे कई लोगों तक जो है जानकारी पहुंच रही थी और इस प्रकार की आपत्ति लगाई जा रही थी। इसके अलावा आपके कैमरा हैक हो सकते हैं और आपकी जीपीएस लोकेशन हैक हो सकती है। तो आप समझ ही सकते हैं कि स्पाईवेयर कितना खतरनाक हो सकता है, और मैं समझता हूं कि आपके फ़ोन की लगभग सारी जानकारी जा सकती है। तो डेटा इज़ अ लाइफ। मुझे लगता है कि आज के समय में डेटा ही जीवन है और वो सब कुछ उड़ा रहा है स्पाईवेयर नाउ। तो अब आप समझ रहे हैं इसकी गंभीरता कितनी ज़्यादा है। हालांकि अभी जो रिपोर्ट है, अगर आप देखोगे तो इस रिपोर्ट में भी एक खास बात है, ये देखिए, इसमें यदि आप देखोगे तो जस्टिस आर.वी. रविंद्रन के अध्यक्षता में एक पैनल बिठाया गया था, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि 5 सदस्य थे और ये अध्यक्ष थे। तो जस्टिस आर.वी. रविंद्रन की रिपोर्ट के आधार पर यह बात कही गई है कि हमने 29 मोबाइल चेक किए, हर 29 में से 5 मेलवेयर हैं। मेलवेयर बोले तो मैंने अभी आपसे कहा, मेलवेयर में कुछ भी हो सकता है ना। ओके, चला गया ऐसे। हाँ, मेलवेयर में कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई भी आपको हानिकारक पहुंचाने वाला वायरस हो सकता है। तो इसका मतलब है जो आपको हानि पहुंचा सकता है, इसका मतलब एडवेयर हो सकता है, कीलॉकर हो सकता है, किसी भी अन्य प्रकार का और वायरस हो सकता है। तो इसका मतलब यह है, और इन्होंने यह भी कहा है कि वह मेलवेयर हो सकता है, लेकिन स्पाईवेयर है कि नहीं है इसका प्रूफ नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार इसमें लगभग बच गई है। हालांकि अगर आप देखोगे तो जो चीफ जस्टिस हैं एन.वी. रमन, उन्होंने भी ये बयान दिया है कि आई एम सॉरी टू से बट देयर इज अ line in the committee report saying the government of India was not cooperative। हालांकि जो 29 में से जो 5 मोबाइल की जानकारी जो उन्होंने बताई है कि हर 29 में से 5 मेलवेयर हैं, तो जब ये कमेटी जांच कर रही थी रविंद्रन की अध्यक्षता में, अभी हमने देखा, तो इस रिपोर्ट का कहना है जस्टिस आर.वी. रविंद्रन, तो जस्टिस आर.वी. रविंद्रन का कहना है कि जब हम उस रिपोर्ट को तय कर रहे थे, जब हम रिपोर्ट बना रहे थे, तो उस वक्त भारत सरकार ने हमारे साथ कॉर्पोरेट नहीं किया। इसका मतलब है कुछ तो और भी हो सकता है। फिलहाल के तौर पे हरी झंडी सी ही है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या खास बात है, परीक्षा के दृष्टिकोण से हम ये बता सकते हैं कि पेगासस क्या है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से भारत की साइंस, भारत में जो है साइबर सिक्योरिटी को लेकर के हम इसके इशू को उठा सकते हैं, या फिर हम ये बता सकते हैं कि वर्तमान में भारत में इसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बता सकते हैं कि कैसे जो है हम तमाम सारे और बेहतर प्रयास कर सकते हैं और भारत की साइबर सिक्योरिटी को और बेहतर कर सकते हैं, ताकि कि इस प्रकार की समस्याएं बाद में भारत में और ना आए। चलते हैं अगली खबर की ओर। ओके, चलिए, चित्र में आप देखिए, आपको जो है एक नेशनल हाईवे जैसा कुछ दिखाई दे रहा होगा। दरअसल ये नेशनल हाईवे नहीं है, ये वाहनों की सुविधा के लिए एक टेस्टिंग ट्रैक है। आप इसमें देख सकते हैं ये लगभग 11.3 किलोमीटर ये लंबा है, 11.3 किलोमीटर ये लंबा है। और ये है क्या, लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से ये बना हुआ है। दरअसल है क्या, ये मध्य प्रदेश के पीथमपुर में है, पीथमपुर धार में, और पीथमपुर को मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहते हैं। इसका मतलब है कई सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां वहां हैं, जैसे फरारी है, ऑडी है, BMW है, टेस्ला है, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो यहां काम करती हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि कार तो हम बना लेते हैं, लेकिन कार को बनाने के बाद उसकी टेस्टिंग के लिए हम उसे विदेश ले जाते हैं। तो अब
टेस्टिंग के लिए विदेश नहीं जाना होगा। और उसका एक बड़ा फायदा ये है कि अब वो टेस्टिंग ट्रैक हमारे पास है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आप स्क्रीन पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, नाउ दिस इज टेस्टिंग ट्रैक। तो ये 11.3 किलोमीटर का है। और आपको बता दें ये छोटा नहीं है, ये एशिया का सबसे लंबा टेस्टिंग ट्रैक है। तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ इसका बड़ा फायदा क्या होगा। मेंस के दृष्टिकोण से हम इसे देखें तो बड़ा फायदा ये हो सकता है कि यह अवसंरचना, सबसे बड़ी बात है, ये मध्य प्रदेश में जो है इंफ्रा को बढ़ाने में एक बहुत बड़ी महती भूमिका को दे सकता है। इसके अलावा भी यदि हम बात करें तो एक अवसंरचना के साधन के साथ साथ यह निवेश को बढ़ाएगा। अब कई सारी विदेशी कंपनियां जिन्हें टेस्टिंग के लिए विदेश जाना पड़ता था तो वो ये सोच करके यहाँ निवेश नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास खुद का टेस्टिंग ट्रैक है। आपको बता दें, जैसे मैंने अभी कहा कि एशिया का सबसे लंबा टेस्टिंग ट्रैक है, तो इसके साथ ही ये केवल 4 व्हीलर के नहीं है बल्कि 2 व्हीलर वाहनों के लिए भी इस पर टेस्टिंग ट्रैक संभव है। तो यह इंफ्रा को बढ़ाएगा, यह निवेश को बढ़ाएगा, यह उत्पादन को बढ़ाएगा, यह विदेशी कंपनियों को लाएगा। इसके साथ ही सबसे खास बात जो है वो है मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर के। तो मध्य प्रदेश में रोजगार बढ़ेंगे, नए स्किल के साधन बढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूं इससे कई सारे एस्पेक्ट निकल रहे हैं। मेंस के दृष्टिकोण से इतना काफी रहेगा। चलिए अगली खबर की ओर मूव करते हैं। ओके, बेस्ट टूरिज्म विलेज। चलिए खबर क्या है, पहले खबर की ओर चलते हैं। ओके, क्या बड़ी खबर है, खबर कहाँ है हमारी। ओके चलिए, 30 अगस्त से 10 सितंबर 2022 खबर है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड, टूरिज्म इंडिया अवार्ड। अब ये अगर आप देखोगे तो ये मध्य प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए ये एक अवार्ड दिया गया है। इंटरनेशनल स्तर पे मध्य प्रदेश को यह अवार्ड मिला गया है। और अगर आप देखोगे तो ये अवार्ड जो है, एक टीम है यहाँ पे आपको दिखाई देगी, ये है ICRT टीम के द्वारा मध्य प्रदेश में दिया गया है। ICRT जिसके निदेशक हैं डॉक्टर हैरोल्ड गुडविन, इनके द्वारा जो है, इनके निर्देशन में यह अवार्ड जो है मध्य प्रदेश को दिया गया है। मंडला के प्रोजेक्ट क्लीन डेस्टिनेशन सॉलिड प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबल, और इसके अलावा ओरछा के प्रोजेक्ट हम सफ़र की समीक्षा भी करेंगे। अब अगर आप देखोगे थोड़ा सा इसमें, एक तो मंडला में प्रोजेक्ट क्लीन यानी कि ये बात करता है स्वच्छता को लेकर के, जो कि मध्य प्रदेश में पहले से ही लंबे स्तर पे इस पर कवायदें चल रही हैं। और इसके अलावा जो सबसे खास है वो है मध्य प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन। थोड़ा सा यहाँ हम कोड करेंगे ग्रामीण पर्यटन। देखिए, रूरल टूरिज्म को लगातार प्रमोट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश एक ट्राइबल और एक रूरल एरिया है। इस दृष्टिकोण से इसमें जो सबसे बड़ी संभावना ये है, क्योंकि आज के समय में जो टूरिज्म है वह सबसे बड़ी समस्या टूरिज्म के साथ ये है कि वह पर्यावरण के साथ उचित न्याय नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसे टूरिज्म को प्रमोट करेंगे जो कि नेचुरल और इन्वायरमेंट की दृष्टि से इको फ्रेंडली हैं, तो जाहिर सी बात है न सिर्फ जो है पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि साथ ही साथ इसके साथ जो सबसे खास बात है वो निवेश बढ़ेगा, वो रोजगार बढ़ेगा, वो उत्पादन बढ़ेगा। और उसके साथ साथ सबसे जो खास बात है वह है नई प्रकार की जो है नया प्रकार का भारत में आयात आएगा। अब थोड़ा सा आयात के संदर्भ में बात करें, दरअसल है क्या, जो टूरिज्म है, टूरिज्म अपने आप में एक तरह का एक निर्यात होता है। मतलब टूरिज्म में सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें आसानी से विदेशी पैसा भारत में आता है। विदेशी पैसा, देखिए होता क्या है, जैसे अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो कोई भी अगर विदेशी यहाँ आता है तो टूरिज्म डायरेक्ट एक तरीके से क्या हो रहा है, डायरेक्ट निर्यात है। ये दिखता नहीं है बट टूरिज्म अपने आप में एक निर्यात की भूमिका निभाता है, क्योंकि जो भी विदेशी नागरिक आएगा वो भारत में कुछ ना कुछ आकर के खरीदेगा और भारत में ही खरीदेगा और उसका उपभोग करेगा, उसका कंजम्पशन करेगा। जाहिर सी बात है इससे विदेशी पैसा सीधा भारत में आ रहा है और भारत में वो जो भी आकर के खरीद रहा है, रह रहा है जहाँ पे, या जो भी कुछ कर रहा है, उन सबका सीधा फायदा भारत को मिलेगा। तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूं कि इसका डायरेक्ट जुड़ाव जो है वो निवेश और रोजगार को लेकर के है। फिलहाल इसमें एक और खास बात है ग्रामीण पर्यटन। तो इस ग्रामीण पर्यटन के साथ अगर हम देखें तो उसी ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इससे पहले बेस्ट टूरिज्म विलेज मिल चुका है और ये मिला है लाड़पुरा खास को। लाड़पुरा खास जो है वो एक नया जिला है, बना है, 52वां जिला बना है मध्य प्रदेश में निवाड़ी, और निवाड़ी के अंदर एक तहसील है ओरछा, और ओरछा के अंदर एक गांव है जिसका नाम है लाड़पुरा खास। तो इसे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड में बेस्ट टूरिज्म विलेज की श्रेणी में से रखा गया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये, और ये जनसंपर्क विभाग की न्यूज़ के साथ ओरछा के ग्राम लाड़पुरा खास को यूनाइटेड नेशन का ये अवार्ड मिला है। तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ लाड़पुरा खास आपसे 3 मार्कर में टूरिज्म के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है, ये आपके पेपर फर्स्ट में हेल्प करेगा। इसके अलावा ये आपकी संस्कृति, ये आपकी सामाजिक संस्कृति जो आपका दूसरा पेपर है उसमें भी आपको हेल्प कर सकता है। चलिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी रहेगा। चलिए अगली खबर की ओर हम मूव करें।
ओके, ये MOU साइन हुआ है भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच। चलिए प्रवासी को लेकर के, चलिए MP दूसरे स्थान पर है। अमृत सरोवर विकास को लेकर के देश में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और इसके बाद 1535 सरोवर के निर्माण के साथ मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। देखिए ये अमृत सरोवर योजना जो है ये जल संरक्षण को लेकर के है। इससे पहले अगर आप देखोगे भारत सरकार की दो बहुत बड़ी योजनाएं थी, एक था अटल भूजल योजना और एक था जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के तहत अगर आपने देखा होगा तो हर घर नल हर घर जल, जिसके तहत मध्य प्रदेश में बुरहानपुर एकमात्र ऐसा जिला बना है जो कि पूरी तरह से हर घर नल और हर घर जल को पहुंचाने में जिसने कारगर प्रयास किया है। इसके बाद अब मध्य प्रदेश जो है झीलों के संरक्षण पे बात कर रहा है। इससे पहले लास्ट क्लास हमारी वेटलैंड को लेकर के हुई थी जिस पे हमने बात किया था और उसी को आगे बढ़ाते हुए अब मध्य प्रदेश जो है लगातार सरोवरों पर ध्यान दे रहा है और शायद इसी का नतीजा है जिसको लेकर के हम देख रहे हैं कि लगातार मध्य प्रदेश में केवल 1 महीने के आसपास मध्य प्रदेश में 3 नए वेटलैंड जोड़े गए हैं, यानी कि 20 साल का सूखा समाप्त हुआ है वेटलैंड को लेकर के। चलिए ओके, कुछ और बड़ी खबर है। हाँ, एक और खबर है अमृत सरोवर को लेकर के। मध्य प्रदेश सरकार ने एक और ऐलान किया है, आज़ादी के 75 वर्ष हम मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो @75 के तहत हर जिले में हम कम से कम 75 ऐसे अमृत सरोवरों को स्थापित करेंगे। यह भी एक लक्ष्य इसके तहत बनाया गया है। चलिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। अगली खबर है झाबुआ में काम करने वाले नीलेश को जमनालाल बजाज पुरस्कार। भाई ये जो नीलेश कुमार साहब हैं इन्हें झाबुआ में बेहतर काम करने के लिए हैं, तो मध्य प्रदेश के साथ खबर जुड़ी हुई है। तो कौन है ये नीलेश जो है जिन्हें जो है जमनालाल बजाज पुरस्कार मिला हुआ है, तो थोड़ा सा इन पर निगाह डालेंगे। झाबुआ में 1987 में भील और भिलाला समुदाय के उत्थान के लिए इन्होंने काम किया है, इसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। काफ़ी सारा काम किया है इन्होंने। झाबुआ के जो सामाजिक सांस्कृतिक संस्कृति है उसे बचाने के लिए काम किया है। कई सारे फाउंडेशन और कई सारे जो है NGO ग्रुप के साथ ये जुड़े रहे हैं, तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। जो है मध्य प्रदेश में जो है NGO CBO इन सब में अपन मेंस में इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही अवार्ड इन्हें मिला हुआ है झाबुआ में काम करने के लिए। तो इसका मतलब है जनजातीय लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, जनजातीय लोगों को यानी जल जंगल और जमीन के संरक्षण के साथ ही काम करने के लिए मिला है। तो मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट में भी हम इनका उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है इनसे जानने के लिए। इससे एक सवाल है, ये तो हो गए झाबुआ में काम करने के लिए। इससे पहले झाबुआ में एक और शख्स ने बहुत अच्छा काम किया है जो कि दतिया से बिलोंग करते हैं और मुझे बताइए कि उन्हें झाबुआ का गांधी कहते हैं। क्या नाम है उनका जिन्हें झाबुआ का गांधी कहते हैं? अंत में बात करेंगे क्लास के। चलिए बेस्ट टूरिज्म विलेज पे बात हो चुकी है, बहुत बढ़िया। ओके, ये भी बात हो चुकी है। चलिए अच्छा, एक और खास बात है, अभी हालिया में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड में मध्य प्रदेश में मांडू को जो है एक स्पेशल अवार्ड दिया गया है। क्या इसमें है? चलिए आगे बात करेंगे। फिलहाल अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पे सांख्यिकी आयोग का गठन किया जाएगा। भाई अब मध्य प्रदेश जो है, रोजगार मध्य प्रदेश में कितना है, मध्य प्रदेश में जो है रोजगार की क्या विकास दर है, योजनाएं कितने अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, योजनाओं को लेकर के क्या खासी स्थिति है, मध्य प्रदेश अभी भी बीमार उलझ रहेगा कि नहीं रहेगा, कुल मिलाकर के बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि अब सांख्यिकी आयोग का गठन करेगा। बट मध्य प्रदेश अब जो है सांख्यिकी आयोग, क्या लाभ होगा ओवरऑल अगर देखें इकोनॉमिक की दृष्टि से, तो इसका बड़ा लाभ ये होगा कि अब हम कई सारे आंकड़ों को जुटा पाएंगे। पहला आंकड़ा ये होगा कि मध्य प्रदेश में आय के कितने साधन हैं, व्यय के कितने साधन हैं, इसके अलावा रोजगार कितना हो रहा है, उत्पादन कितना हो रहा है। योजनाओं के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है कि योजनाएं कितने अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि इस आयोग के गठन होने के बाद कई सारे काम बेहतर हो पाएंगे। और एक जो सबसे बड़ा काम है वो है डेटा। भाई डेटा ही सब कुछ तय करता है, तो जितना अच्छा डेटा होगा इसका मतलब है योजनाएं उतनी सटीक, उतनी बेहतर और अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस सांख्यिकी आयोग के गठन के बाद कुछ बेहतर और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। चलिए अगली खबर प्रीलिम्स के इफेक्ट के दृष्टिकोण से है और यह है जबलपुर में कचनार सिटी शिव मंदिर। भाई एक बार प्रीलिम्स में पूछ लिया गया, 84 महादेव, ठीक है, और ममलेश्वर जैसे कुछ खास सवाल हैं। तो उम्मीद है कि हम बड़े स्तर पे तो पढ़ते हैं, छोटे छोटे कुछ आते हैं। ये जनसंपर्क विभाग से एक खबर आई है, जबलपुर में ये कचनार सिटी शिव मंदिर है। ओके, बढ़ते हैं नई खबर की ओर। देखिए एक नई खबर है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC के द्वारा। देखिए ओके, यही है NSDC, आप जानते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और इसके साथ इसकी पार्टनरशिप कर रहे हैं सेवा भारती और
युवा विकास सोसाइटी। देखिए, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट, और ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट को लागू किया जा रहा है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। भाई क्या है ये योजना और क्या इसके खासे महत्व हैं, थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, ग्रामीण स्तर पर और दूसरा है ट्राइबल स्तर पर, यानी कि जनजातीय। तो इसे यहां ले लेते हैं, चलिए। ओके, देखिए अगर हम बात करें ग्रामीण स्तर पर और दूसरा यदि हम बात करें जनजातीय स्तर पर, आप देखिए मध्य प्रदेश की लगभग 72% आबादी ग्रामीण है और मध्य प्रदेश जनजातीय क्षेत्रों में सबसे बड़ा राज्य है। तो इसका मतलब है मध्य प्रदेश में ग्रामीण और जनजाति दोनों का ही प्रभाव अत्यधिक है। और अब आप देखिए मध्य प्रदेश को लगभग बीमारू राज्य की श्रेणी में अभी भी शामिल किया गया है। कुपोषण की दर अभी भी बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, तमाम सारी स्थिति बहुत व्यापक तौर पे विद्यमान है। अब इन तमाम सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए कई सारे उपाय किए जा रहे हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में। और इनमें जितने भी उपाय किए जा रहे हैं, शिक्षा में लगातार मध्य प्रदेश काम बेहतर कर रहा है, स्वास्थ्य में तो बेहतर कर ही रहा है। इसके साथ साथ रोजगार को लेकर के स्पष्ट तौर पे ग्रामीण और जनजाति, अभी हमने देखा जो ग्रामीण पर्यटन है वह भी इसी का परिणाम है। अब जो अभी हालिया में एनएसडीसी के द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण और जनजातीय स्तर पर जो युवा हैं उन्हें क्या किया जाए, उन्हें स्किल दी जाए। स्किल का मतलब है उन्हें कोई कौशल सिखाया जाए जिससे कि वह अपने क्षेत्रीय उत्पादों का वाणिज्यीकरण कर पाएं। अच्छा, उससे भी बड़ी बात है कि आज के समय पे जब हम आईटी की बात कर रहे हैं, जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जब हम डेटा के युग की बात कर रहे हैं और जब हम बात कर रहे हैं कि आज हम बढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 की ओर, हम बढ़ रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की ओर, यानी धीमे धीमे सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। ऐसे में यदि हमारे ग्रामीण क्षेत्र सिर्फ कृषि पर निर्भर रहेंगे, उद्योग उतने विकसित हो नहीं पा रहे हैं, तो क्या किया जाए, उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए और सर्विस सेक्टर को हम लगातार बढ़ावा दें इन क्षेत्रों में। तो जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ये है, पहले तो क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं को निजात पाने के लिए क्या प्रयास हैं। जो ग्रामीण स्तर पर जैसे जैसे कौशल विकास बढ़ेगा वैसे वैसे इसका सबसे बड़ा लाभ क्या मिलेगा, इसका पहला लाभ मिलेगा कि सबसे पहले क्षेत्रीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, क्षेत्रीय उत्पाद। दूसरा इसका बड़ा लाभ ये मिल सकता है कि न सिर्फ क्षेत्रीय उत्पाद बढ़ेंगे, तो क्षेत्रीय उत्पाद बढ़ेंगे तो इससे क्या बढ़ेगा, इससे बढ़ेगा मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। अच्छा, मेक इन इंडिया बढ़ेगा, इसका मतलब है कि उत्पादन बढ़ेगा। इसके साथ साथ हम यह भी कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया बढ़ेगा तो स्टार्टअप्स बढ़ेंगे, स्टार्टअप। ओके, और इसके अलावा एक और बहुत खास बात है कि हम कुछ ऐसी ओर जा रहे हैं, ग्रामीण और जनजातीय, इनके जो क्षेत्रीय उत्पाद होंगे जाहिर सी बात है वो इको फ्रेंडली होंगे। इको फ्रेंडली बोलें तो वो है पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बेहतर होंगे, पर्यावरणीय मित्र उत्पाद होंगे। यह एक बड़ा फायदा होगा, मेक इन इंडिया को फायदा मिलेगा, स्टार्टअप्स को मिलेगा, ये मिलेगा। और चूंकि उत्पादन बढ़ेगा तो इकोनॉमी का एक सर्किल घूमता है कि उत्पादन बढ़ेगा इसका मतलब है कि रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा इसका मतलब है कि आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी इसका मतलब है कि क्रय शक्ति बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, और परचेसिंग पावर बढ़ेगी इसका मतलब है कि वो पैसा सीधा जीडीपी को बढ़ाएगा। तो आज के समय में यदि हम बात करें तो इन उपायों के साथ इसके अलावा कुछ और भी बेहतर प्रयोजन हो सकते हैं। इसके अलावा सबसे जो खास बात है वह है ग्रामीण सशक्तिकरण, ग्रामीण एम्पावरमेंट, मतलब रूरल एम्पावरमेंट। और रूरल एम्पावरमेंट ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण, क्योंकि ऐसे उत्पादों के साथ चूंकि क्षेत्रीय उत्पाद हो रहे हैं तो उससे महिलाओं की भागीदारी बेहतर हो सकती है, तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ सकती है। तो मैं समझता हूं इतने सारे डायमेंशंस काफ़ी होंगे ये समझने के लिए। अब ये क्यों उद्देश्य, मतलब इनका ये क्यों इतने बड़े स्तर पे उपयोग किए जा रहे हैं, तो मैं इसे दो बिंदुओं से देखने की कोशिश कर रहा हूं कि एक तो खास बात यह है कि अगर हम देखें क्या लक्ष्य है हमारी जीडीपी को लेकर के, तो एक तो लक्ष्य जीडीपी को लेकर के भारत सरकार का है और एक लक्ष्य जो है मध्य प्रदेश सरकार का है। भारत सरकार का है कि हम 2024-25 तक जो है वह $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेंगे, और मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि हम 10 ट्रिलियन रुपए।
मध्य प्रदेश 10 ट्रिलियन रुपए की ओर बढ़ रहा है और भारत सरकार 5 ट्रिलियन डॉलर की ओर बढ़ रहे हैं। अब इसके साथ साथ मैं आपको मेंस के स्तर पे एक चीज और नोट करा दूं। एक रिपोर्ट है जिनका नाम है एक दीपक शर्मा, भारत के जाने माने अर्थशास्त्रियों में से एक प्रमुख अर्थशास्त्री हैं दीपक शर्मा। इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है, एक रिसर्च पेपर है इनका, और इसमें इन्होंने कहा है यदि भारत की आधी आबादी, यदि भारत के आधे युवा यदि स्किल हासिल कर लेते हैं, यदि भारत के आधे युवा भी स्किल हासिल कर लेते हैं तो भारत 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी नहीं बल्कि भारत 15 यानी कि 15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन सकता है। तो ये कहना है दीपक शर्मा जी का। तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूं इनके इस वक्तव्य से भी और हम ह्यूमन रिसोर्स के स्तर से भी अगर देखें तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा भारत को मिल सकता है इन सभी संदर्भों से। चलिए अब चलते हैं हम अपनी खबर की ओर। ओके, देखिए तो इसी के साथ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने मध्य प्रदेश में इसको लागू किया है। देखिए क्या खास बात है, पहले तो हम योजना के बारे में जानते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए योजना का नाम है जो है ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट। देखिए एक मल्टीटास्किंग प्रोजेक्ट है और इसमें ट्रेन किए जाएंगे 450 ट्राइबल स्टूडेंट और मध्य प्रदेश और झारखंड के। देखिए इसके कई सारे फेजेस हैं इस योजना के, लेकिन इस योजना का जो पहला फेज है वो फेज ये होगा कि इसमें 450 जो है ट्राइबल स्टूडेंट होंगे, 450 ट्राइबल स्टूडेंट जो कि मध्य प्रदेश और झारखंड से लिए जाएंगे। इसके बाद फिर कई सारे राज्य हैं इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, गुजरात है। चलिए क्या होगा इसमें वो देखते हैं। सिग्निफिकेंट क्या है इसका, तो अगर हम इसके सिग्निफिकेंट को देखें तो इंक्रीज द ओनरशिप। जाहिर सी बात है जल जंगल जमीन ये सब ग्रामीण और जनजातियों की भूमि है, ये सब जनजातियों के उत्पाद हैं, ये सब जनजातियों के संसाधन हैं, तो इनका संरक्षण बहुत जरूरी है और इनका इन पे ओनरशिप बहुत जरूरी है। वनाधिकार कानून भी इस बात को प्रमोट करता है फिलहाल। तो इसका मतलब यह है कि इसके सहारे उनकी ओनरशिप बनी रहेगी और इन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। दूसरे अगर स्तर पे बात करें तो एज देयर इज सो मच द पोटेंशियल एंड द एबिलिटी इन द ट्राइबल यूथ, इसका मतलब है कि जो ट्राइबल यूथ हैं उनके अंदर कुछ नया करने की, उनके अंदर जब नई स्किल आएगी तो वह कुछ बेहतर करेंगे। इससे न सिर्फ वह बेहतर होंगे बल्कि उनका समाज भी बेहतर होगा। ओके, और इसके साथ ही जो है एम्पावरमेंट टू अवर ट्राइबल पॉपुलेशन, तो ठीक है ये सब बात हो चुकी है। अब खास बात यह है कि इसमें क्या कराया जाएगा, थोड़ा सा उसको देखते हैं। क्या ऑब्जेक्ट होंगे इसके, तो इंक्रीज द रूरल एंड लोकल इकोनॉमी, जैसे अभी हम देख के आए हैं। इनहेंस एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि नए रोजगार और नए रोजगार के अवसरों को क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, इनहेंस होंगे। और रिड्यूस द फोर्स माइग्रेशन, देखिए एक बहुत बड़ी समस्या है, चूंकि गांव में रोजगार नहीं है और शहरों में रोजगार हैं, तो तेजी से क्या हो रहा है, ग्रामीण युवा और ग्रामीण आबादी शहरों की ओर जा रही है। इससे शहर क्या होते जा रहे हैं, जनसंख्या के केंद्र बनते जा रहे हैं, यानी कि अति जनसंख्या, जिससे उत्पन्न हो रही है एक गंभीर समस्या जिसका नाम है जो है ओवर अर्बनाइजेशन। तो ये जो ओवर अर्बनाइजेशन है जिसकी वजह से, और सबसे खास बात है ग्रामीण आबादी लगातार कम हो रही है, तो ग्रामीण क्षेत्र कम हो रहा है और शहरों में अति शहरीकरण की समस्या, तो इससे भी हम निजात पा सकते हैं। खैर ठीक है, कई सारी समस्याएं हैं और इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। चलिए तो अब बात करते हैं कि कौन इसे चला रहा है। तो जैसे हम अभी बात कर चुके हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 2008 को, 31 जुलाई 2008 को। ठीक है, एक नॉन प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसके अलावा यदि हम और देखें तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप शामिल हैं। फिलहाल के तौर पे अभी इसको इतना ही रखते हैं वरना खबर बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए ठीक है, ओके। देखिए कुछ खास ट्रेनिंग के इसमें स्तर हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, सोलर, फीबी, इसके अलावा जो है प्लम्बिंग है, इसके अलावा जो है इसमें टू व्हीलर रिपेयरिंग है, मेंटेनेंस है और फ्रेम मैकेनिज्म है। तो ये तमाम सारी चीज़ों से होने मैकेनिज्म। अच्छा, इसके अलावा कुछ और रोजगार के कुछ नए नए भारत सरकार के कुछ खास जो है योजनाएं चल रही हैं, जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये आप जानते हैं, रोजगार मेला चल रहे हैं, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र चल रहे हैं। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम चल रही है, स्कूल इनिशिएटिव एंड द हायर एजुकेशन और इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर चलाए जा रहे हैं। चलिए ओके, अब एक अगली खबर की ओर रुख करते हैं। क्या है खास खबर? ये खबर है कि जो है
शेयर ऑफ द पॉपुलेशन दैट वंस डिजिटल करेंसी, टॉप 20 इकोनॉमी 2021। देखिए दुनिया के वे देश जो कि डिजिटल मुद्रा का उपयोग कर रहे हैं उनमें भारत का स्थान 7वां है। बस ये एक खास बात है, भारत का स्थान 7वां है, यही इसमें सबसे खास बात है। यूएन ने जो है जारी की है टॉप 20 देशों की सूची जारी की है और जहां पे सर्वाधिक डिजिटल मुद्रा उपयोग की जा रही है, तो भारत का इसमें स्थान है 7वां, ठीक है। और पहले नंबर पर है यूक्रेन। देखिए जहां पे सर्वाधिक डिजिटल मुद्रा उपयोग की जा रही है वो है यूक्रेन। चलिए फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दें, मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए अध्याय के साथ, एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सब बखैर।